टॉपिक ये था दैट इज नोन एज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है हमको हम लोग अब तक ये देख चुके हैं। बिल्कुल शांत हो जाओ, एकदम शांत। कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो चुका है। क्या हो चुका है? ये हमारी पिछली क्लासेस में है कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो चुका है, और इम्प्लांटेशन जिसका हुआ है उसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट। और ये 7वें दिन हुआ है। कितने दिन? 7। आपको मालूम है फर्टिलाइजेशन जितना हुआ था उसके 7th डे, 7वां दिन है ये। इसको यहां तक पहुंचते पहुंचते लग गया और ये इम्प्लांट हो गया, नाम है ब्लास्टोसिस्ट। जब हम ब्लास्टोसिस्ट की शक्ल देखते हैं तो हमें मालूम है कि ब्लास्टोसिस्ट में एक आउटर लेयर है बहुत बढ़िया, जिसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट। और बाकी रिमेनिंग सेल्स का एक ग्रुप है यहां पर। एकदम शांत बेटा, आपको अच्छा है, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। दैट इज नोन एज इनर सेल मास। इस इनर सेल मास को हम दूसरा नाम देते हैं एम्ब्रियोनल नॉब। कल जब मैंने क्लास खत्म की तो 2 क्वेश्चन मुझसे बहुत ज्यादा पूछे गए। जैसे मैं गैलरी में गया तो बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछने चालू किए, बहुत सारे। 2 कंफ्यूजन थे, उन दोनों कंफ्यूजन को पहले डील करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। पहला कंफ्यूजन ये था कि सर मान लीजिए सर ये जो ओवा है इसमें एक स्पर्म की बजाय 2 स्पर्म घुस जाएं तो क्या ट्विंस पैदा हो जाएंगे? तो मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन इतना एब्सर्ड है, इतना एब्सर्ड है कि थप्पड़ मारने जैसा है। पहली बात तो जोना पेलुसिडा ये बात कंफर्म करती है कि स्पर्म कितना एंट्री करेगा? 1। और जब एक स्पर्म एंट्री कर जाएगा तो दूसरे को एंट्री, देयर विल बी नो पॉलीस्पर्मी। नो पॉलीस्पर्मी नहीं होगी। पॉली मतलब मैनी, स्पर्मी मतलब स्पर्म। जब एक से ज्यादा स्पर्म एंट्री करें इट इज नोन एज पॉलीस्पर्मी। तो बताओ पॉलीस्पर्मी होगी कि नहीं होगी? अभी तक क्लासेस में कहां थे बच्चे? दूसरी क्लास थी और सारी क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे हो। पिछले कितने दिनों से नहीं आए? 3 दिन से। बैठिए बैठिए। तो आपको मालूम है यहां पर अगर एक स्पर्म एंट्री कर गया तो दूसरा एंट्री नहीं करेगा, पहला बात। और दूसरी बात ये कि अगर तुम कह रहे हो वाइल्ड में सर कर ही गया तो क्या होगा? तो यूं होगा कि एक न्यूक्लियस के साथ 2 न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 3। और ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन अगर कभी हो जाएगा तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज पैदा होंगी। क्या होंगी? और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज वाले जितने भी जाइगोट होंगे वो फर्दर डेवलप होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। वाइल्ड से वाइल्ड थॉट है आपका कि सर 2 स्पर्म चले जाए तो। फिर किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर अगर ट्विंस ऐसे नहीं बनते तो सिर्फ जुड़वा बच्चे बनते कैसे हैं? ट्विंस बनते कैसे? ये क्वेश्चन सबने मुझसे पूछा। देखिए ट्विंस 2 तरीके से बन सकते हैं और आप बड़े ऑब्वियस फील कर सकते हो। बताइए स्पर्म की कमी है कि नहीं है? है भैया। 2 मिलियन स्पर्म एंट्री मार रहे हैं। कितने? 2 मिलियन। थैंक यू वेरी मच। 2 मिलियन के 200 200 मिलियन स्पर्म एंट्री मार करके ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं।
लिमिटिंग फैक्टर कभी स्पर्म नहीं है। लिमिटिंग फैक्टर कौन है? ओवा। और ओवा कितना आ रहा है? एक। तो एक स्पर्म से एक ओवा, या एक ओवा से एक स्पर्म फ्यूज हुआ तो कितना जाइगोट बना? एक। 10,000 या 1,00,000 में कोई एक ऐसी लेडी होती है जिसकी ओवरीज, दोनों ओवरीज एक साथ काम करती। यस, ऐसा होता है। यानी हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो कितने ओवा पैदा करती है? 2। तो मान लो एक ओवा इधर से आ रहा और एक ओवा इधर से आ रहा, तो कुछ स्पर्म इधर गए और कुछ स्पर्म इधर गए। तो बताइए, एक जाइगोट इधर बना और एक जाइगोट इधर बना, और ये दोनों जाइगोट कहां प्रोसीड किए? टुवर्ड्स यूट्राइन कैविटी। बताइए, एक सैक बना कि दो? और इम्प्लांटेशन में कोरियोनिक विलाई एक बना कि 2? प्लेसेंटा। और इसका मतलब जाइगोट, एक जाइगोट ये और एक जाइगोट ये। ऐसे ट्विंस को हम लोग बोलते हैं डाई जाइगोटिक ट्विंस। बोलो, क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन सबने कल बहुत ज्यादा पूछा, इसका मतलब है आप कुछ सुनना चाह रहे थे। कौन से ट्विंस? फिर से। और ये डाई जाइगोटिक ट्विंस जो हैं, ये हो सकता है देखने में एक जैसे ना हो। कैसे? बताइए, इधर से आने वाला ओवम जरूरी नहीं है कि इधर से आने वाले ओवम के एग्जैक्ट कॉपी हो। यस और नो? और स्पर्म जो इधर जा रहा वो इधर जा रहा, दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी नहीं। तो हो सकता है कि यहां पर जो जाइगोट बने और यहां पर जो जाइगोट बने, उन दोनों का जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक जैसा कि अलग अलग है। एंड इट इज लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड ब्रदर, सिस्टर एंड सिस्टर। हो सकता है कि 2 लड़कियां पैदा हो सकता है कि 2 लड़के पैदा हो, ये भी हो सकता है कि एक लड़का और एक लड़की। तो डाई जाइगोटिक ट्विंस जितने भी होते हैं, ये ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड ब्रदर, सिस्टर एंड सिस्टर, नॉर्मल बेटा ब्रदर सिस्टर वाले रिलेशंस के साथ पैदा होते हैं। बताओ, यहां पर एक जाइगोट बना कि 2? ये वो जुड़वा बच्चे नहीं है जो देखने में एक जैसे लगे। ये वो जुड़वा बच्चे नहीं है जिनको हम लोग बोल रहे सीता गीता राम से, हमको नहीं है। तो सर, वो जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली एकदम एक जैसे लगते हैं? उनको समझने के लिए तुम्हें फिर से इस बात को समझना पड़ेगा। इसे हटाएं हम। बताइए, क्या कुछ स्त्रियों में या कुछ मदर्स में ऐसा होता है कि उनकी दोनों ओवरी एक ही टाइम काम करती हैं? और दोनों एक ही टाइम काम कर रही हैं, तो बताओ 2 जाइगोट बनने के चांसेस हैं। और 2 जाइगोट अगर बनने के चांसेस हैं, तो बताओ ट्विंस पैदा होने के चांसेस हैं? यस। अच्छा, बाकी लोगों में कैसे होगा? बाकी लोगों में ये होगा कि मान लीजिए ये यूट्रस की वॉल है। किसकी वॉल? और यूट्रस की वॉल में बेटा अटैच होने आया है ब्लास्टोसिस्ट। कौन? दिस। कौन है ये? और ब्लास्टोसिस्ट के बाहर एक लेयर है, लेयर का नाम भूल गए क्या? बाहर एक लेयर थी, लेयर का नाम जोना पेलुसिडा। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप। इसका नाम है जोना पेलुसिडा। अब मैं डरते हुए आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कौन सी लेयर बेटा? जोना पेलुसिडा। और इस जोना पेलुसिडा के अंदर ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब है अब इसके अंदर एक लेयर है, प्रेजेंट है। यस, जिसमें क्या प्रेजेंट है? ट्रोफोब्लास्ट। बोलो क्या? और क्या प्रेजेंट है? इनर सेल मास। इनर सेल मास। और जब ये इम्प्लांट होने के लिए यहां पर आ रहा है, कहां पर? यूट्रस। भूल गए आप लोग? कहां पर? 3 लेयर है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम। तो एक रूल है कि भैया इसे, इस जोना पेलोसिडा को तोड़ना पड़ेगा बिफोर इम्प्लांटेशन। यानी यूट्रस के अंदर एंट्री मारने के, यूट्रस की वॉल के एंट्री मारने के पहले क्या ये जोना पेलोसिडा सही जाएगा कि तोड़ना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। और कई बार जोना पेलोसिडा टूटती है, लेकिन जो जोना पेलोसिडा टूटती है वो पूरी नहीं टूटती, बहुत छोटे से होल से टूटती है। और जो छोटा सा होल बनता है, इस छोटे से होल से, माय डियर, इस छोटे से होल से ब्लास्टोसिस्ट बाहर आने की कोशिश करता है। कौन? फिर से बोलो। ब्लास्टोसिस्ट बाहर आने की कोशिश करता है। और अगर ब्लास्टोसिस्ट बाहर आने की कोशिश कर रहा तो इनर मास भी बाहर आने की कोशिश कर रहा। तो बताओ किससे बाहर आ रहा?
और कभी कभी जोना पेलुसिडा इस दौरान स्क्वीज कर जाती, क्या करती है, और स्क्वीज करते ही तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट कितने पार्ट में बट जाता है, 2। और जैसे ही 2 पार्ट बटे तो ये एक ब्लास्टोसिस्ट अलग बना और दूसरा ब्लास्टोसिस्ट भी बाहर निकल आता है। इसका मतलब अब जब बेटा ब्लास्टोसिस्ट निकला तो 1 निकला कि 2 निकला, 2। और अब जब 2 निकला तो दोनों के दोनों एक साथ इम्प्लांट हुए, और जब दोनों के दोनों एक साथ इम्प्लांट हुए तो बताइए ये जो ट्विंस हैं ये 2 जाइगोट के हैं कि 1? अगर 1 जाइगोट के हैं तो इनका नाम मोनोजाइगोटिक ट्विंस। फिर से बोलो। और अगर ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो अगर एक लड़का हुआ तो दूसरा भी लड़का, अगर एक लड़की हुई तो कभी ऐसा नहीं होगा कि एक लड़का तो दूसरी लड़की, और जो मॉर्फोलॉजिकली कैसे होंगे, सिमिलर। तो क्यूरियोसिटी अगर खत्म हो गई हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। ये कल का क्वेश्चन था कि सर ट्विंस कैसे पैदा होंगे, तो ट्विंस कितने प्रकार के, एक कौन, मोनोजाइगोटिक, दूसरे कौन, डाइगोट। जब 2 अलग अलग जाइगोट से ट्विंस बने, बाहर क्यों बैठे भाई, अंदर आओ। अंदर आने दीजिए आप लोग। तो बताओ डाइजाइगोटिक ट्विंस कब बनेंगे, जब बताइए साइमल्टेनियसली एक ओवरी काम करेगी, दोनों, हाँ दोनों। तो दोनों ओवरी से 2 ओवम, और 2 ओवम से तो 2 फर्टिलाइजेशन, और 2 फर्टिलाइजेशन तो 2 जाइगोट, और 2 जाइगोट तो 2 इम्प्लांटेशन, और 2 इम्प्लांटेशन तो 2 एम्ब्रियो, और 2 एम्ब्रियो से 2 बच्चे। और अगर मान लो एक जाइगोट निकलते वक्त, इम्प्लांट होते वक्त स्पीज होकर के 2 में टूट जाए तो मोनोजाइगोटिक की डाइजाइगोटिक। और बताओ क्या ये दोनों बेटा जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे? अगर एक लड़का तो दूसरा भी लड़का, एक लड़की तो दूसरी भी लड़की, और देखने में एकदम एक जैसे। मुझे लगता है कि ये क्यूरियोसिटी खत्म हो गई, हटा दें। खैर, अब आज का टॉपिक है कि सर ठीक है, माना कि इम्प्लांटेशन हो चुका है, ये जो इम्प्लांटेशन हो गया उसके बाद माना कि ये ट्रोफोब्लास्ट है और ये इनर सेल मास है जिसका नाम है एम्ब्रियोनल लॉब है। आप बोलते हो यही जो इनर सेल मास है, दिस इज गोइंग टू फॉर्म द एम्ब्रियो। क्या बनाने जा रहा है? एम्ब्रियो। तो ये सर कैसे एम्ब्रियो बनाएगा, इसके बारे में आप कुछ बताइए। तो मैं कहता हूं ये एम्ब्रियो बनाएगा विद इन 9 मंथ। कितने महीने? 9। आपको मालूम है ह्यूमन फीमेल की प्रेगनेंसी टाइम याद है? बोलो कितना महीने? 9 महीने का बेटा जेस्टेशन पीरियड होता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो प्रेगनेंसी पीरियड है, इस प्रेगनेंसी पीरियड को ह्यूमन के केस में जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, और माना जाता है कि लगभग 9 महीने 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड है। अगर 9 मंथ ना हो और लिखा हो 38 वीक, ये ज्यादा बढ़िया है। 38 वीक का जेस्टेशन पीरियड है, या फिर 266 डेज या 265 डेज का जेस्टेशन पीरियड। अगर आप 9 महीने मान के चलोगे तो हर एक महीने में 4 हफ्ते जोड़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा 36 हफ्ते होने चाहिए, लेकिन 36 के बजाय कितना है? 38। तो याद रखना है लगभग 38 वीक की प्रेगनेंसी है। जब आप डॉक्टर बनोगे तो आप प्रेगनेंसी को महीने से जोड़ना छोड़ दोगे। आप लोग किससे जोड़ना चालू करोगे? वीक्स। भाई कितने वीक की प्रेगनेंसी हो गई? तो ये प्रेगनेंसी टोटल 38 वीक की प्रेगनेंसी है, और इस 38 वीक की प्रेगनेंसी के दौरान कुछ इनिशियल डेवलपमेंट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कौन से डेवलपमेंट? इनिशियल। आइए उन इनिशियल डेवलपमेंट को समझते हैं। हटा दें इसे। चलो बताओ, मैं पूछूंगा जेस्टेशन पीरियड कितने महीने का? अगर वीक में देखें तो 38, अगर दिन में देखें तो बताओ, अगर इन सब में तीनों ऑप्शन दिया हो और ऑल ना दिया हो तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? ना तो डेज वाला, ना तो मंथ वाला, कौन सा वाला? वीक वाला। तो वीक वाला आप इसको एडजस्ट करके बताओगे कि बेटा कितने वीक? 38।
और इन 38 वीक के दौरान क्या क्या चेंज आ रहे हैं। सबसे पहला चेंज जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट बना था, याद करिए, जो ये लेयर बनी थी, इसका नाम याद है? बोलो क्या नाम है? ट्रोफोब्लास्ट। इन ट्रोफोब्लास्ट के बाद यहां पर जो सेल थी, सेल का नाम इनर सेल मास का जो सेल थी वो किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में थी कि बेटा मास था? मास। वो इनर सेल मास अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करता है और अरेंज करते करते एक लेयर बनाता है, एंड दैट लेयर इज नोन एज हाइपोब्लास्ट। बोलो क्या बोलते हैं? हाइपोब्लास्ट। बाकी कुछ लेयर्स जो होती है बड़ी बड़ी सेल्स की बन जाते हैं, और ये जो बड़ी बड़ी सेल्स की लेयर बन जाती हैं, दीज आर नोन एज एपीब्लास्ट। बोलो क्या बोलेंगे? एपीब्लास्ट। तो बेसिकली दो लेयर सबसे पहले बनती हैं, एक का नाम है एपीब्लास्ट और एक का नाम है हाइपोब्लास्ट। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, बुक में नहीं दिया, पर बुक में दिया है जर्म लेयर। क्या दिया है? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं जर्म लेयर कैसे बनती है। थोड़ा एक्स्ट्रा चलेगा? बताओ, यहां पर पहले जो मास था वो किसी लेयर में था कि हैफेजेड? हैफेजेड। बताओ, कोई लेयर नहीं था, हैफेजेड था, मास था, केवल मास ऑफ ग्रुप ऑफ सेल था। लेकिन अभी जो ग्रुप ऑफ सेल है कितनी लेयर में बन चुकी हैं? दो। वन इज नोन एज एपीब्लास्ट, दूसरा कौन? हाइपोब्लास्ट। ये जो हाइपोब्लास्ट है, याद रखना, ये हाइपोब्लास्ट जो है आगे चल के बनाएगी एंडोडर्म। बोलो क्या बनाएगी? एंडोडर्म। फिर से बोलो। हाँ, अब ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा कि एपीब्लास्ट सेल्स ट्रोफोब्लास्ट और अपने बीच में एक गैप पैदा करेंगी। कौन सी सेल? अब किसी का मन नहीं कर रहा, बोलो कौन सा? हाइपोब्लास्ट की एपीब्लास्ट? ये वाला बताओ क्या था? एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट की हाइपोब्लास्ट? हाँ। और ये ट्रोफोब्लास्ट था, और ये भी क्या था? ट्रोफोब्लास्ट। फिर से बोलो। अब देखिए, अभी इस और इस डायग्राम में अंतर क्या दिख रहा? बताओ, ये वाली लेयर का नाम, ये वाला एपीब्लास्ट किससे जुड़ी हुई है? बोलो किससे जुड़ी है? ट्रोफोब्लास्ट। फिर से बोलो। ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ी हुई है। अब बताइए, यहां पर ट्रोफोब्लास्ट को एपीब्लास्ट ने जोड़ रखा कि छोड़ दिया? और एक कैविटी बनती है, दिस कैविटी इज नोन एज एमनियोटिक कैविटी। बोलो क्या नाम है? यही वो कैविटी है जिसके अंदर फ्लूइड होगा, नाम होगा एमनियोटिक फ्लूइड। फिर से बोलो, एमनियोटिक फ्लूइड। मन नहीं कर रहा? कर रहा है? हाँ, बताओ। पहले जो मास थे, मास जो थे वो हैफेजेड थे, फिर लेयर में आए। कितनी लेयर? एक कौन? एपीब्लास्ट। और एक ऊपर वाली, नीचे वाले। फिर एपीब्लास्ट ने ट्रोफोब्लास्ट के साथ अटैचमेंट रखा कि छोड़ दिया? एक कैविटी बनाई, कैविटी का नाम एमनियोटिक कैविटी। उसमें फ्लूइड है, नाम बताओ? एमनियोटिक। बाकी बचा हुआ जो कैविटी है इसे माना गया यॉर्क सैक। बोलो क्या नाम है? यॉर्क सैक। बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं मैं, ना है भूल जाना। फिर से बोलो, ये वाली कैविटी का नाम एमनियोटिक कैविटी, इसका नाम यॉर्क सैक। अब देखा आपने, यॉर्क सैक और एमनियोटिक कैविटी के बीच में ज्यादातर सेल बची रह गई। इन बची हुई सेल्स में याद रखना, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, कलर के अलावा और कोई तरीका नहीं है। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में नई सेल इन्वेजिनेट करती हैं, नई सेल इन्वेजिनेट कर रही हैं, नई सेल पैदा हो रही हैं, और जो मूव कर रही हैं फ्रॉम द एपीब्लास्ट। और वो किसके किसके बीच में आ रही हैं? एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट के बीच में कुछ येलो कलर की जो मैंने बनाई है, ये वाली सेल बीच में मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कर रही हैं, और मूवमेंट करने के बाद एक थर्ड लेयर पैदा कर रही है। कौन सी लेयर? थर्ड। अब इन थर्ड लेयर से 3 लेयर बनेंगी। ऊपर वाला बनाएगी एक्टोडर्म। बोलो क्या नाम है? फिर से बोलो। और नीचे वाला बनाएगा एंडोडर्म। फिर से बोलो। और बीच वाली जो लेयर बनाएगी वो कौन है? मीजोडर्म। और इस तरीके से 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा। दिस इज नोन एज जर्म लेयर फॉर्मेशन। अब मुझे देख के बताओ,
तीसरी लेयर कौन सी थी? पहले कौन बनी थी? हाइपोब्लास्ट। बोलो कौन? हाइपोब्लास्ट। और फिर इनके बीच में आया एक लेयर, हाइपोब्लास्ट एक्टोडर्म के एंडोडर्म, फिर से बोलो, ये वाला एक्टोडर्म, बीच में मीजोडर्म। और इस तरीके से कितनी लेयर बन गई? 3। ये जो 3 जर्म लेयर हैं, यही आगे चल के डिफरेंट ऑर्गन बनाएंगी। क्या बनाएंगी? डिफरेंट। और लकी मनाओ अपने आप को कि ये सब तुम्हें पढ़ना नहीं है, केवल ये याद रखना है कि किस महीने में कौन ऑर्गन बनेगा। वरना हम लोग तो जब रमेश गुप्ता बुक पढ़ते थे तो हर ऑर्गन कैसे डेवलप होता है, ऑलमोस्ट लगभग हर ऑर्गन को पढ़ते थे। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि जर्म लेयर कैसे बनती है और कहां से बन रही, किससे बन रही है? इनर सेल मास। कहां से? हटा दें। अब देखना, अगर ये नहीं भी आया तो भी कुछ नहीं गया तुम्हारा। पर इतना बताओ, क्या आपको ब्लास्टोसिस्ट दिख रही है? नो सर। ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी में की तरफ एक कोने में आपको मास दिख रहा है। मास का नाम इनर सेल मास। क्या इस इनर सेल मास में चेंजेस चालू हुए? बोलो। जब चेंजेस चालू हुए तो क्या कुछ लेयरिंग चालू हुई? ऊपर वाली एपीब्लास्ट, नीचे वाली हाइपोब्लास्ट। फिर एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में कोई नई लेयर पैदा हुई। उस लेयर ने क्या बनाया? मीजोडर्म। टोटल कितनी लेयर बनी? 3। बोलो कौन? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो बताओ सबसे पहले एम्ब्रियो में क्या बनती है? जर्म लेयर। बोलो क्या? और क्या यही जर्म लेयर आगे चल के, क्या यही जर्म लेयर आगे चल के ऑर्गन बनाएंगी? नो सर। ऐसे बेटा एम्ब्रियो को हम लोग नाम देते हैं गैस्ट्रुला। बोलो क्या नाम है? गैस्ट्रुला। मुझे पक्का मालूम है तुम भूल चुके हो, एक रिवीजन करते हैं। बताइए, एक सेल का जायगोट था। हाँ बताते रहना। एक सेल का जायगोट था, क्लीवेज हुआ था, 2 सेल हुआ था, 2 से 4 हुआ था, 4 से 8, 8 से 16 हुआ था। फिर हम लोगों ने नाम दिया था मरूला। 8 से 16 वाले का नाम क्या दिया था? मरूला। तो बताओ जायगोट के बाद क्या हुआ था? क्लीवेज। बहुत बढ़िया। जायगोट के बाद क्लीवेज से क्या पैदा हुआ था? मरूला। मरूला से क्या पैदा हुआ? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला का दूसरा नाम ब्लास्टोसिस्ट था। और उसमें हुए मार्फोजेनिक मूवमेंट। क्या? मूवमेंट ऑफ सेल्स, मूवमेंट ऑफ। और सेल वही रही कि अलग अलग मूव कर गए? किसी ने एपीब्लास्ट बनाया, किसी ने हाइपोब्लास्ट बनाया, कोई मीजोडर्मल लेयर बनाया, और ब्लास्टुला ने क्या पैदा किया? गैस्ट्रुला। तो ये गैस्ट्रुला जब बन गया तो इससे बनने लगे ऑर्गन्स। क्या बनने लगे? ऑर्गन्स। सारे लोग ये सीक्वेंस याद रखेंगे। बताओ, जायगोट N की 2N। जायगोट में माइटोसिस से क्लीवेज हुआ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 वाला स्टेज मॉर्यूला। मॉर्यूला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला में क्या बने? ऑर्गन। और क्या इस तरीके से ऑर्गन डेवलप होने लगे? और ये जो भी चल रहा है वो कैविटीज में चल रहा है। जरा इन कैविटीज को पहचानो। एक कैविटी ऊपर है, नाम बताओ? एमनियन। और ये वाली यॉक्स है। तो क्या ये एम्ब्रियोनल कैविटीज हो गई? यस। और क्या ये एम्ब्रियोनल फ्लूइड हो गया? यस। यहाँ पर कौन सा फ्लूइड? एम्ब्रियोनल फ्लूइड। यस और नो? यस। फिर बोलते हैं सर कौन से पार्ट से कौन सा ऑर्गन कब डेवलप होगा, क्या कोई इसकी लिस्ट है? यस। लेकिन एनसीईआरटी ने हमको नहीं दिया तो हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी हम आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कहेंगे, इतना एक्स्ट्रा जरूर लिखना जो मैं लिख रहा हूं, इस चार्ट को जरूर बनाना। प्रेगनेंसी को बेसिकली 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, और थर्ड ट्राइमेस्टर। कुछ लोग इन शब्दों को समझ नहीं पाते, तो इसे बोलते हैं पहली तिमाही। पहले 3 महीने, बीच के 3 महीने दूसरी तिमाही,
और ये तीसरी तिमाही है। तो बताओ 3 बार टोटल कितने? 18। अच्छा 9। तो 9 महीने की प्रेगनेंसी को हम लोगों ने 3 महीने के 3 पार्ट में बांट रखा है। और आपको ये याद रखना है कि द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज मोस्ट इवेंटफुल। पहला जो तिमाही होता है ये सबसे ज्यादा इवेंटफुल होता है। ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन्स formed during this trimester. लगभग सारे के सारे ऑर्गन पहले ट्राइमेस्टर में ही बन जाते हैं। तो पहले 3 महीने की प्रेगनेंसी बहुत प्रिकॉशंस के साथ फॉलो करनी चाहिए। इसीलिए जब आप डॉक्टर बनते हो तो प्रसूता माँ को, यानी कि जो प्रेग्नेंट मदर है, उसको आप हिदायत देते हो कि पहले 3 महीने बहुत ध्यान से बरतने हैं। पहले 3 महीने में अगर कोई भी इन्फेक्शन मम्मा को होता है, पहले 3 महीने अगर कोई भी इन्फेक्शन मम्मा को होता है, तो वो इन्फेक्शन प्लेसेंटा से पास होकर कहाँ जा सकता है? बेबी को। और बेबी का एबॉर्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? एबॉर्शन। इसलिए पहले 3 महीने हम लोग बहुत ज्यादा मैनेज करने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं भाई वजन मत उड़ाना, सीढ़ियां मत चढ़ना, ऊंची हील के चप्पल मत पहनना, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो पहला ट्राइमेस्टर है जिसमें सबसे ज्यादा ऑर्गन बन रहे हैं, उनका बनना डिस्टर्ब हो जाए कि सही चले। सही। सेकेंड ट्राइमेस्टर इनका मैनेजमेंट है। जो ऑर्गन बन रहा है उनका मैनेजमेंट होता है। जितने भी ऑर्गन बने उनको अच्छी तरीके से मैनेज करना है, उनका कोऑर्डिनेशन करना है। और थर्ड ट्राइमेस्टर इसीलिए लेस इवेंटफुल है। आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा। अगर 3 महीने ये गुजर जाए, 3 महीने ये गुजर जाए, तो टोटल कितने महीने गुजर गए? 6। अगर 6 महीने गुजर गए तो अब कभी भी एबॉर्शन की सोचना मत, क्योंकि अब जो होना था हो चुका है, बच्चा पूरा बन चुका है। उसे 3 महीने और रुकना, उसके बाद उसकी क्या होनी है? बर्थ। इसीलिए MTP सुना होगा तुमने। व्हाट इज MTP? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। वो कहते हैं कब करा देनी चाहिए? पहले तिमाही में, क्योंकि बेटा दूसरा तिमाही बीत गया, अब जो करोगे वो रियल किलिंग होगी, क्योंकि उसमें बच्चा पूरी तरीके से बन चुका है। और अब माँ भी मर सकती है, बच्चा भी मर सकता है, दोनों मर सकते हैं। सो याद रखना, आगे चल के इन सब चीजों का बड़ा काम आएगा जब आप दूसरा चैप्टर पढ़ रहे होगे। इसलिए कॉन्सेप्ट है। तो बताओ कितने महीने? 9। और 9 महीने को 3 महीने के कितने पार्ट में? 3। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। और सबसे ज्यादा इवेंटफुल कौन है? सारे ऑर्गन लगभग कब बन चुके हैं? फर्स्ट है। और इसकी एक लिस्ट NCERT ने दी है। वो लिस्ट मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, फिर NCERT से पढ़ रहा हूं। बोल रहे हैं कि फर्स्ट मंथ होते होते, पहला महीना पूरा होते होते प्रेगनेंसी का हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर हार्ट का फॉर्मेशन हो गया तो हार्ट बीट करने लगता है, तो हार्ट बीट सुनाई पड़ने लगती है। लेकिन स्टेथोस्कोप से आप पहले महीने में हार्ट बीट नहीं सुन पाएंगे। NCERT ये लिखती नहीं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं। हाँ, हार्ट बीट पैदा हो जाती है, लेकिन स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट को सुनते सुनते 2 से 3 महीने लगेंगे। It is known as fetal heart rate, FHR. What is FHR? Fetal heart rate. इसको अगर आपको सुनना है, और वो भी स्टेथोस्कोप से, किससे? स्टेथोस्कोप से, तो आपको लगभग 2 से 3 महीने लग जाएंगे। लेकिन हार्ट बना कब था? फर्स्ट पहले महीने में ही बन चुका है। और बेटा हार्ट साउंड सुन लेना, इट इज अ क्लियर कट साइन ऑफ लाइफ फिटस। कैसा फिटस? लाइफ।
और इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर आपको हर तिमाही, हर 3-4 महीने, हर 1 महीने बाद आपको बुलाते रहते हैं ताकि बच्चे का वेलबींग पता कर सकें। और बच्चे का वेलबींग पता करने के लिए वो क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप लगाकर बच्चे की क्या सुनते हैं, हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट चल रहा है तो बच्चा अंदर जिंदा है, हार्ट रेट नहीं चल रहा है तो बच्चा अंदर जिंदा नहीं। तो पहला महीना है जब हार्ट का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद बोलते हैं बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, एंड ऑफ सेकेंड मंथ, तीसरे महीने जैसे दूसरे महीने के एंड तक आते आते लिम्स एंड डिजिट्स बन जाते हैं। लिम्स एंड डिजिट्स, लिम्स का मतलब है हाथ पैर, और हाथ पैर में और क्या प्रजन बन जाती हैं, उंगलियां। तो हाथ पैर और उंगलियां बनने लगती हैं ये दूसरे महीने के अंत। और तिमाही, ये देखो लिखा है तिमाही मतलब 3 महीने, 3 महीने मतलब 12 वीक। बोलो कितना, 1 महीने में कितने वीक, बोलोगे नहीं, बोलो हाँ। तो पहला तिमाही तक आते आते 12 वीक तक आते आते ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन, ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन, इवन एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बन जाते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, अभी मैं एनसीईआरटी से लाइनें पढ़ा दूंगा। पहला महीना बोलो, दूसरा महीना लिम्स एंड जिड़े, तीसरा महीना, यही तो डर गए तो ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन, ऑलमोस्ट इवन इंक्लूडिंग एक्सटर्नल जेनिटल। नहीं आया, आया तो पहले ही मैंने बोला था, पहला तिमाही सबसे ज्यादा इवेंटफुल है। मैं हटा रहा हूं, फिर बुक भी पढ़ा दूंगा। पहले इतना याद करो तभी मैं आगे बढ़ूंगा। कि सर याद नहीं होता, आप पढ़ाते तो आ तो जाता, याद नहीं होता। पहला महीना, फिर से बोलो। तो हम 1, 2, 3 महीना चल रहे हैं। पहला महीना, दूसरा महीना लिम्स एंड डिजिट, तीसरा महीना ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन इंक्लूडिंग एक्सटर्नल जेनिटल। पक्का? अब सुनो, 5वां महीना, 5th मंथ, बहुत इवेंटफुल है 5वां महीना भी। फर्स्ट फीटल मूवमेंट, मां के पेट में पहली बार बच्चा किक मारता है 5वें महीने में। मां को महसूस होता है कि यार बच्चा अंदर से किक मार रहा, किक नहीं मार रहा होता है, वो मूव कर रहा होता है। और मूव करना, इट इज नोन एज फीटल मूवमेंट। इट्स द 5th मंथ। और 5th मंथ की ही प्रेगनेंसी बेटा ऐसी होती है जो अम्बलाइकल कॉर्ड के ऊपर से दिखाई पड़ने लगती है। यानी 5वें महीने के बाद से फीमेल का प्रेग्नेंट बेटा एब्डोमेन बढ़ने लगता है। पहले 4 महीने तक प्रेगनेंसी होगी भी और आप पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूट्रस का साइज छोटा है कि बड़ा, छोटा। जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़ना लगेगा, फीमेल की एब्डोमेन साइज और यूट्रस साइज बढ़ने की वजह से वो बाहर दिखने लगेगा। सो एक क्या बोल रहे हैं, फीटल मूवमेंट, ये मैं गड़बड़ बोल रहा हूं, फीटल मूवमेंट चालू हो जाएंगे। इसके अलावा 5वां महीना ही है जिसमें हेयर्स आएंगे, पर पूरी बॉडी में नहीं, हेयर ऑन हेड, हेयर आएंगे लेकिन हेड में आएंगे। चलो 4था महीना ये लोग खा गए, पर 5 तक चलना है। 1, 2, 3, 4, 5, 4 में कुछ नहीं, बोलो बोलो। 1, 2, 3, 4, 5 खा गए। हाँ, पहले महीने में पक्का? ओके। दूसरे महीने में लिम्स एंड डिजिट, तीसरे महीने में ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन, पक्का? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अच्छा बताओ, 5वां महीना, मम्मी को पहली बार किक मारा बच्चे ने कब? 5वें में। और खोपड़ी में बाल आ गए, बोलो कब? 5वें। नाउ द एंड ऑफ 24 वीक, कोई 24 वीक को महीनों में गुजारे? पता नहीं, 8 महीना। एक हफ्ते में 4 दिन चूकी ये चूकी नहीं है,
चूंकि यही है, चूंकि 1 महीने में 4 सप्ताह, इसलिए 6 महीने में, इसलिए 24 सप्ताह मतलब आइटम होगा। तो 24 वीक के आते आते बच्चे को लैनुगो मिल जाता है। ये शब्द लिख लीजिएगा, लैनुगो। These are the soft hair upon body. अरे बाल तो पहले भी आए थे, लेकिन बॉडी में आए थे कि हेड में? हेड में। लेकिन 5वें महीने में सर में बाल आए, तो सर में बाल पहले आए इसलिए पहले गए। खुश, बड़ा खुश। पहले आए तो हाँ, और 6 महीने के बाद बॉडी में आए, 6 महीने में बॉडी में आए पूरे। और इन सॉफ्ट हेयर का नाम क्या है? लैनुगो। हाँ? इसके अलावा आई लिड्स बनी, आई लिड्स बनी, आई लैसेस बनी, आईब्रो बनी। कुछ लोग बोलेंगे ये सब क्या है सर? हाँ बताओ भाई। इट इज eyelases, eyebrow, it is, हाँ? और it is eyelid, lashes नहीं बिटिया, यहाँ मस्करा लगता है। मस्करा, हाँ मस्करा नहीं जानते हो? शादी करो सब पता चल जाए। खरीद के लाना पड़ता बेटा। करवा दे। तमन्ना देखो, सुनील मैरिज ब्यूरो फॉर नीट एंड आइटम होगा। अभी अपना खर्चा तो मम्मी से मांगते होगे, और जब वो खर्चा मांगेगी तो हमसे। काहे हम काहे? ऑफ कैमरा कुछ बोल नहीं सकते, और ऑन कैमरा बोलने की हिम्मत नहीं। बड़ा अच्छा शब्द आया है, बहुत बढ़िया। पर फुहड़ता से नहीं हंसोगे। शादी एक ऐसी प्रेम कथा जिसमें कहानी का नायक कहानी की शुरुआत में ही मर जाता है। मतलब कल समझ में आएगा। अच्छा सौरभ कुछ बोले? बोला सच्चाई है, गहराई है। अच्छा तैयार हो गया। देखा तुमने, देखा अभी तक पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, अब बदतमीजी करते ही कितना मन लगने लगा। बदतमीजी की भी क्लास होनी चाहिए। एक पूरा दिन बदतमीजी का रखूंगा थोड़ा सा, और उस दिन देखा जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी। हाँ जानते। खैर 6 महीना तक आते आते क्या बन गई? आईलिड, आईलैसेस, आई, यानी 6 महीने तक आते आते बॉडी में शेप मिल गया। आईलिड, आईलैसेस बताने का मतलब है फेस रिकॉग्नाइज होने लगा। यानी 6 महीना तक आते आते बच्चे के हाथ, पैर, बाल, आईलैसेस, चेहरा, नाक, मुंह सब दिखने लगा। अब बच्चा अबॉर्ट नहीं होगा, डिलीवर होगा। अगर आप अबॉर्ट भी करोगे तो उस अबॉर्शन को अबॉर्शन बोलेंगे कि डिलीवरी, डिलीवरी। इसलिए 6 महीने के बाद केवल डिलीवरी हो सकती है। लोग 6 महीने के बाद भी आपके पास आते हैं कि अरे यार थोड़ा लेट हो गए, पता चला लड़की है, हटा दो इसे, पगला नहीं होगा। अब कुछ नहीं हो सकता, और पहले भी कुछ नहीं हो सकता। और ये इस तरीके की मानसिकता हम लोग को बदलनी है, क्योंकि बच्चों तुम इस दुनिया का भविष्य हो, है ना? हाँ कह रहा है। तो बताओ अब क्या तुम ये सारे बता पाओगे? 6 महीने तक यहाँ पर है, 4था महीना छोड़ दो, बाकी 6 महीने तक है। बता पाओगे? बताओ।
पहले महीने हार्ट, दूसरे महीने, हाँ वेरी गुड, दूसरे महीने के अंत में या तीसरे महीने की शुरुआत में, याद रहेगा। और इसके बाद तीसरे महीने के आता एक्सटर्नल जेनिटलिया बन गए, लगभग सारे ऑर्गन बन गए। पांचवें महीने तक पहला मूवमेंट आया, बच्चा मूव किया पहली बार पांचवें महीने, और हेयर ऑन। छठे महीने तक बॉडी में हेयर आए, आईलेसेस बनी, आईलिड बन गई, आईब्रो बन गई, और बच्चा 6 महीने के बाद अगले 3 महीने केवल और केवल अपना बॉडी का साइज बढ़ाएगा। डेवलपमेंट के दौरान केवल बॉडी का साइज बढ़ाएगा। ऑर्गन डेवलप हो गए, जितना होना था हो गए, सारे ऑर्गन बनने थे बन गए, अब बॉडी का क्या बढ़ाएगा, साइज। और जब एनफ साइज का होगा तब कहेगा चलो बाहर चलते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज बर्थ। क्या बोलेंगे से, बर्थ, ऑल्सो नोन एज पार्चुरेशन। बोलो क्या बोलते हैं, पार्च। अगला टॉपिक क्या है, पार्चुरेशन एंड पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। Parturition is birth. Parturition is birth. बच्चे का पैदा होना, it is known as parturition. Lactation is related with the milk. ओके, शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो। मैंने बहुत सारे रेगुलेशन देखे हैं, लेकिन बर्थ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तुमको एक पॉजिटिव रेगुलेशन देखने को मिलेगा अगर तुम्हारी आंखें खुली और दिमाग खुला है, दोनों। तो होता है पार्चुरेशन कैसे स्टार्ट होता है, इसके लिए एक रिफ्लेक्स है, एंड दैट रिफ्लेक्ट इज नोन एज FER। बोलो क्या बोलेंगे, फुल फॉर्म है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स ऐसे एक्शन को बोला जाता है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। एक ऐसा रिफ्लेक्स, एक ऐसा एक्शन जो अपने आप होता है जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स। जैसे मैं तुम्हारे आंख के सामने हवा फूंकूं तो तुम्हारी पलक झपक जाएगी, बताओ ये क्या है, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स। अगर आपकी नाक में कोई चीज जाने लगे तो छींक आएगी, ये क्या है, रिफ्लेक्स। ट्रैकिया की तरफ कोई जाए तो खांसी आएगी, इट इज रिफ्लेक्स। एक पर्टिकुलर स्टिमुलस का एक पर्टिकुलर रिस्पांस तय है, और वो जो रिस्पांस है उसी को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स। इस रिफ्लेक्स का नाम है FER। व्हाट इज FER? फीटल इजेक्शन। अच्छा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इट इज परफॉर्म बाय न्यूरोएंडोक्राइनो मेथड और न्यूरोएंडोक्राइनल एक्शन। हम तो पहले शब्द लिख के छुट्टी पा लें, फिर मैं उसको समझा लूंगा। यानी इस रिफ्लेक्स में दो चीजें इन्वॉल्व हैं, एक तो नर्व, बोलो कौन, फिर से बोलो, और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड, बोलो कौन, एंडोक्राइन। यानी इस रिफ्लेक्स एक्शन में, यानी बर्थ वाले रिफ्लेक्स एक्शन में या FER में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, एक बोलो नर्व, और दूसरा एंडोक्राइन। नर्व और एंडोक्राइन एक्शन इन्वॉल्व है, और इसमें इन्वॉल्व है प्लासेंटा। बोलो कौन इन्वॉल्व है, प्लासेंटा। इसके अलावा इसमें इन्वॉल्व है फीटस। बोलो कौन, फीटस। अब फिर से पढ़ो, फीटल इजेक्शन
रिफ्लेक्स। कौन बाहर आ रहा? फीटस मतलब बच्चा, याद रहेगा? तो बताओ कौन कौन इन्वॉल्व है? न्यूरो एंडोक्राइन और प्लेसेंटा और फीटस। ये हो गए लिखी हुई बातें जो मुझे तुमसे बुलवानी है ताकि मैं पूरा हो सकूं कि मैंने आपको पढ़ा दिया। बताओ व्हाट इज पार्चुरेशन? पार्चुरेशन का मतलब क्या है? थैंक यू वेरी मच। पार्चुरेशन करने के लिए एक रिफ्लेक्स है FER। व्हाट इज FER? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। कौन कौन सा? फीटस अपने आप को बाहर निकालने के लिए क्या कर रहा है? रिफ्लेक्स। कितनी मैकेनिक, कितने लोग इन चीजें? 3 2 एक कौन? न्यूरो एंडोक्राइन, यानी नर्व भी एंडोक्राइन, और कौन? प्लेसेंटा और फीटस भी इन्वॉल्व है। यस। आओ अब इसे देखें, पेन छोड़ दीजिएगा और समझिएगा। आज तुमको जो इतने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं, फाइनल पूछने का वक्त आ गया। बताओ यूट्रस की तीनों लेयर याद है? बहुत बढ़िया। और यूट्रस की तीनों लेयर याद होंगी तो मुझे मालूम है कि बाहर वाली लेयर का नाम? हाँ, ये वाली मायो का मतलब मसल होता है, और मसल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन है। ऐसा। और ये वाली मेट्रियम का नाम है एंडोमेट्रियम। हाँ, और यहीं पर प्लेसेंटा बना हुआ है, और इस प्लेसेंटा में है बैग। क्या है बेटा? बैग। बैग बैग यस। कौन? ए बैग है फीटस बैग। कौन सा? फीटस, जिसमें था एमनियन। बोलो क्या था? यॉक्स है, याद है? और इसी में है बेटा बच्चा। कौन है बेटा? बच्चा। अब जो इसको बच्चा ही मान लेना, प्लीज मान लेना, हाथ पैर समझ लेना, बच्चे ही। और बच्चे का कनेक्शन है, ये बताओ, ये कॉर्ड का नाम? हाँ, और यहां डिस्क से प्लेसेंटा है। अब बताओ ऊपर वाले ये चीजें आपको मालूम है, ये है फैलोपियन ट्यूब। और यूट्रस पूरा बड़ा हो चुका है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी कितने महीने की हो गई? 9। हाँ, और 9 महीने की प्रेगनेंसी में बताओ यूट्रस अपना साइज घटाया है कि बढ़ाया? बढ़ाया। और तुम्हें मालूम है कि यहां पर दुनिया के सबसे जबरदस्त इंस्पिंक्टर है। इंस्पिंक्टर मतलब वाल्व लाइक, ऐसे वाल्व जैसे यहां रबर बैंड बांध दिया जाए बहुत टाइट, इन्हें बोलते हैं इंस्पिंक्टर। क्या बोलते हैं? इंस्पिंक्टर। तो बताओ ये चीजें बाहर आ रही कि नहीं? नहीं। बोलते हैं जैसे ही 9 महीने होते हैं, 9 मंथ पूरे होते हैं, वैसे ही बेटा बेबी का साइज, याद रखना, बेबी का साइज, बेबी साइज या फिर मैं बोलूं फिटस साइज, ये बढ़ने लगता है और बढ़ता है। और जैसे ही फिटस साइज बढ़ता है, ये फिटस साइड प्लेसेंटा को इरिटेट करता है। किसको? फिर से बोलो, फिर से बोलो। प्लेसेंटा अचानक यहां से कुछ लोकल हार्मोन्स निकालने लगता है जो पहले नहीं निकल रहे थे। पहले जो निकल रहे थे उनके नाम मुझे याद है। किसी को याद है? क्या ये एस्ट्रोजन निकाल रहा था? प्रोजेस्टेरॉन, HCG, HPL, रिलैक्सिन। पक्का? आपको मालूम है, याद है? इसके अलावा कुछ लोकल हार्मोन निकालने लगता है। कैसे? लोकल। ये जो लोकल हार्मोन होते हैं, दीज लोकल हार्मोन्स, ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। कैसे? दीज लोकल हार्मोन प्रोड्यूस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। शायद मेरे बच्चे लिखने की बजाय समझ रहे होंगे, मैं लिख रहा हूं इसलिए समझा कम पा रहा हूं। माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। कहां? ये बताओ क्या थी? पेरीमेट्रियम। और ये मायोमेट्रियम, मसल। तो बताओ मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है बहुत तेजी की, माइल्ड, तेजी की माइल्ड। और ये जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, वो किसकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं? यूट्रस। फिर से बोलो, गजब बात है। जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन माइल्ड स्टार्ट होता है, इन मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नर्व, न्यूरो एंडोक्राइन, याद आया? कुछ नहीं याद आया? मैंने बोला था न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म लागू है।
तो बताओ, ये मसल कांटेक्ट करने की वजह से कुछ नर्व इरिटेट होती हैं। कौन इरिटेट होता है? नर्व। और ये स्टिमुलस पहुंचता है ब्रेन के पास। किसके पास? फिर से बोला। और ब्रेन वहां एंटीरियर पिट्यूटरी से, कहां से बेटा? सॉरी, कौन सी पिट्यूटरी है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आई एम सॉरी, वेरी मच सॉरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन। भैया मैं तो भूल गया कि ऑक्सीटोसिन क्यों निकला, नहीं बता पाया। बताओ मसल क्या हुई? हाँ, इसका मैसेज कौन ले गई? हाँ, और एंडोक्राइन ग्लैंड पे गई, न्यूरो एंडोक्राइन। न्यूरो एंडोक्राइन, कौन से एंडोक्राइन? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर की पोस्टीरियर, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या निकला? ऑक्सीटोसिन। फिर से बोलो। एंड नाउ ऑक्सीटोसिन इज ए स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्टर। हे भगवान, समझ में नहीं आया? फिर से, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्टर, शायद कुछ लोग समझ जाए। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या निकाला? ऑक्सीटोसिन। उसने स्मूथ मसल को रिलैक्स किया कि कॉन्ट्रैक्ट? फिर से बोलो। तो बताओ, ये ऑक्सीटोसिन इन मसल पे आके एक्ट किया, और जैसे ही इन मसल पे आके एक्ट किया, कॉन्ट्रैक्शन घटा की बढ़ गया? घटा की बढ़ गया? पहले जो कॉन्ट्रैक्शन कैसे चल रहे थे? माइल्ड। वो माइल्ड हुए कि मॉडरेट? घटे की बढ़ गए? और अगर बढ़े तो नर्व, लिखना बंद करो पहले। बढ़े तो नर्व और इरिटेट हुई ना, नर्व और इरिटेट हुई तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और बेटा स्टिमुलेट हुई पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और स्टिमुलेट हुई तो ऑक्सीटोसिन, और निकला तो कॉन्ट्रैक्शन, और बढ़े, और बढ़ा तो नर्व, और नर्व और बढ़ी तो ऑक्सीटोसिन, और बढ़ा तो कॉन्ट्रैक्शन, और बढ़ा। बताओ, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा, और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा। जितना कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा ऑक्सीटोसिन उतना ज्यादा, तो कॉन्ट्रैक्शन घटने लगे कि बढ़ने लगे? बढ़ने लगे। हाँ, इसे बोलेंगे लेबर पेन। बोलो, क्या बोलेंगे? लेबर पेन। दुनिया का सबसे खतरनाक पेन लेबर पेन है। एक साथ 100 हड्डियां टूटने का जो पेन है वो लेबर पेन है। ये हमारी मदर सहती है। गजब बात है, मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा जा रहा है और स्फिंक्टर खुल नहीं रहे। इसी दौरान ऑक्सीटोसिन जो मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था वो कुछ और हार्मोन जनरेट करता है। उस हार्मोन का नाम, सॉरी रिलैक्सेशन नहीं था, उन हार्मोन में से कुछ एक हार्मोन है जो इस सर्विक्स को करने लगते हैं डायलेट। बोलो, क्या करने लगते हैं? डायलेट। अगर सर्विक्स को डायलेट करने लगते हैं तो बताओ, एक्सटर्नल ऑस और इंटरनल ऑस धीरे धीरे ओपन। फिर से बोलो। और अगर धीरे धीरे ओपन तो बताओ, उभर से कॉन्ट्रैक्शन कम की ज्यादा? और इधर ओपनिंग बहुत ज्यादा की बहुत धीरे धीरे? धीरे धीरे। और धीरे धीरे के बाद कुछ देर बाद ये ओपनिंग घटेगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाए। बताओ, सर्विक्स डायलेट हो जाएगी, वेजाइना डायलेट हो जाएगी, सर्विक्स और वेजाइना कैनाल बनाएगी। कैनाल का नाम बर्थ कैनाल। क्या इस बर्थ कैनाल से बेबी को एक्सपेल कर दिया जाएगा? और बेबी एक्सपेल करके कहां जाएगा? बाहर। इट इज अ पॉजिटिव रेगुलेशन। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। बताओ, पहला कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन ने किया कि प्लेसेंटा? प्लेसेंटा ने क्यों किया? क्योंकि उसे इरिटेट किसने किया? फीटस। और जो मैंने लिखाए थे याद करो, कितने लोग इन्वॉल्व हैं? 3। फीटस इन्वॉल्व है, प्लेसेंटा इन्वॉल्व है, न्यूरो एंडोक्राइन। तो जैसे बेबी 9 महीने का हुआ, साइज घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। ये तो अब तुम्हें लिखना नहीं चाहिए, खुद फील करना चाहिए। बताओ, 9 महीने का हुआ, बेबी का साइज बढ़ा, उसने किसको इरिटेट किया? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ने कुछ लोकल हार्मोन निकाले, उन लोकल हार्मोन ने किसको कांटेक्ट किया? यूट्रस। ये कॉन्ट्रैक्शन स्मॉल थे कि लार्ज? स्मॉल। ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कौन इरिटेट हुई? नर्व। नर्व ने क्या पहुंचाया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या निकला? ऑक्सीटोसिन। फिर से बोलो, कॉन्ट्रैक्शन घटे कि बढ़ गए? ऑक्सीटोसिन इज अ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्टर। बोलो, क्या है? स्मूथ मसल। तो आप
आपकी बॉडी की हर स्मूथ मसल कांटेक्ट होगी। हंसना मत, लेकिन ये सच है कि माँ को ये जो पेन सहना है अपनी हर स्मूथ मसल में सहना है। और आपको मालूम है माँ की इंटेस्टाइनल मसल भी स्मूथ मसल है। कैसी हैं? तो बेबी पैदा करने के चक्कर में इंटेस्टाइनल डायरिया तक सह जाती है। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन की मसल भी कांटेक्ट करती हैं। हर स्मूथ मसल डायलेट करेगी, कांटेक्ट। और इंटेस्टाइन की मसल कैसी है? तो अगर ऑक्सीटोसिन यूट्रस को कांटेक्ट कर रहा होगा तो क्या इंटेस्टाइन को छोड़ देगा? तो क्या इंटेस्टाइन भी कांटेक्ट करेगी? और इसीलिए डिलीवरी के दौरान माँ फीकल मैटर डिस्चार्ज कर जाती है। बोलते हैं बच्चे के साथ साथ माँ भी पैदा होती है। हर डिलीवरी में बच्चा तो पैदा होता ही है, साथ में कौन पैदा होती है? माँ। क्यों? क्योंकि माँ का भी रीबर्थ ही है। पता नहीं, हो सकता बेबी पैदा करने के चक्कर में कई बार माँ का डेथ हो जाती है। इट इज नोन एज MMR, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। और फिर हम जब बड़े होते हैं तो हम मम्मा से कहते हैं आपने किया क्या है हमारे लिए? अफसोस है। ये है सच्चाई। Why it is known as positive regulation? Because जितना कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा वो कॉन्ट्रैक्शन को कम करेगा कि और बढ़ाएगा? जितना कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा वो कॉन्ट्रैक्शन को और बढ़ाएगा। कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो कौन इरिटेट होगी? नर्व। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या निकालेगा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन को घटाएगा कि बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। फिर बताओ, बढ़ाएगा, फिर नर्व जाएगी, फिर बढ़ाएगा। और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक ये भाई साहब यहाँ हैं। इनका नाम क्या है? फेटस। क्या इनको एक्सपेल किया जाएगा? उसी दौरान किसको डायलेट होना पड़ेगा? सर्विक्स। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑस को खुलना पड़ेगा, वेजाइना के साथ मर्ज होना पड़ेगा। और बताओ, वेजाइना और सर्विक्स के साथ कैनाल बनेगी। कैनाल का नाम बर्थ कैनाल। अब बताओ, कुछ लोगों को रट्टा लगेगा। बताओ, क्या इसमें प्लेसेंटा इन्वॉल्व है? फीटस इन्वॉल्व है? नर्व इन्वॉल्व है? एंडोक्राइन इन्वॉल्व है? इस रिफ्लेक्स का नाम FER। बोलो क्या है? व्हाट इज FER? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फिर से बोलो। पढ़ा पाओगे? हटा दें इसे। बताओ, प्रेगनेंसी कहां पर है? यूट्रस में है। यूट्रस की लेयर याद है? कितनी लेयर है याद है? 3 है। पहला कौन? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम। पक्का? अब बताओ, बर्थ में मेन रोल किसका है? मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम नहीं। वाई मायोमेट्रियम? क्योंकि उसमें क्या है? मसल। और मसल का नेचर कॉन्ट्रैक्शन है। क्या एक पॉजिटिव रेगुलेशन है? और इस पॉजिटिव रेगुलेशन का नाम है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। कौन कौन इन्वॉल्व है याद है? बोलो कौन? प्लेसेंटा, फीटस और न्यूरो एंडोक्राइन। क्या आप मुझे बिना दिखाए पढ़ा सकते हो? 9 महीने हो गए, बेबी फुल ग्रोन हो गया। बेबी ने और प्लेसेंटा ने मिलकर के कुछ लोकल हार्मोन निकाले, उन्होंने माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन चालू किए। तो बताओ, ये जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन है, इन्होंने किसको इरिटेट किया? और नर्व ने कहा? ब्रेन। ब्रेन में कौन? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन निकला। ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्टर है, उसने स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट किया। यूट्रस की मसल स्मूथ है, कॉन्ट्रैक्शन घटे कि बढ़ गए? नर्व इरिटेट कम हुई कि ज्यादा? ऑक्सीटोसिन और निकला, कॉन्ट्रैक्शन और बढ़े। ऑक्सीटोसिन और निकला, कॉन्ट्रैक्शन और बढ़े। कॉन्ट्रैक्शन जितना बढ़ेगा ऑक्सीटोसिन उतना निकलेगा, और ऑक्सीटोसिन जितना निकलेगा कॉन्ट्रैक्शन उतना बढ़ेगा। अजीब पागलपन है। ये चक्की एक बार शुरू हुई तो रुकने वाली नहीं है जब तक बेबी। और उधर बेटा सर्विक्स डायलेट होने में स्लो है कि फास्ट? स्लो। तो सर्विक्स को डायलेट करना है, और डायलेट करते करते जैसे ही दोनों ऑस खुले, इंटरनल और एक्सटर्नल, किससे मर्ज हुआ? वेजाइना। तो बताओ, सर्विक्स और वेजाइना ने मिलकर कैनाल बनाई। कैनाल का नाम बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल के बाद बेबी उस बर्थ कैनाल से होते हुए बाहर आ गया। इट इज नोन एज नॉर्मल डिलीवरी। क्या बोलते हैं? नॉर्मल डिलीवरी के बाद एक इवेंट होता है, इट इज नोन एज आफ्टर बर्थ इवेंट। एनसीईआरटी में नहीं है, कहीं कोने पे लिख लीजिएगा। आफ्टर बर्थ इवेंट।
जैसे ही बेबी बाहर आ गया, प्लीज इसे बेबी मान लीजिए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं, पर अभी भी प्लेसेंटा बाहर नहीं आया है। प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है और प्लेसेंटा से कॉर्ड जुड़ा हुआ है। कौन सी कॉर्ड? अम्बिलिकल कॉर्ड। तो जैसे ही मां के पेट से बेबी आता है, सबसे पहला काम होता है इसके अम्बिलिकल कॉर्ड को बंद बांधो, टाई करो, क्लीन थ्रेड से टाई करो। और जब क्लीन थ्रेड से टाई कर दिया तो ब्लड सर्कुलेशन जो भी आ रहा था वो चलता रहेगा कि रुक जाएगा? रुक जाए। फिर बेटा बच्चे के नेवल के पास से इसे काट दो, और जैसे ही इसे काट दोगे, बेबी मम्मा से अलग, बेबी को ले जाइए, नहलाइए धुलाइए, लेकिन मम्मा अभी भी पेन में है, क्योंकि पीछे क्या छूट गया है? प्लेसेंटा। फिर से बोलो। और यूट्रस जब तक ये प्लेसेंटा नहीं निकाल देगा, कॉन्ट्रैक्शन रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। और फिर 15 से 20 मिनट आफ्टर द बर्थ, 15 से 20 मिनट आफ्टर द बर्थ, ये प्लेसेंटा भी अपनी सारी मेम्ब्रेन के साथ बाहर आएगा। एंड इट इज इवन मोर पेनफुल बट रिलैक्सिंग, जस्ट बिकॉज माँ ने किसकी किलकारी सुन ली है? माँ ने किसकी आवाज सुन ली है? बेबी की। उसे लगा बेबी ठीक है, इट्स ओके। सो मुझे तो कई बार बड़ा इमोशनल लगता है कि जब हम अपनी माँ से कहते हैं आपने किया क्या? ओके, तो आज भले ही तुम लोग ना कह पाओ शर्म से कि नहीं थैंक यू मम्मा, लेकिन कभी लड़ाई वड़ाई मत किया करो उनसे। याद करो कि तुमको पैदा करते वक्त उन्होंने कितना पेन सहा है और कितना झेला है। तो चलो भाई, आफ्टर बर्थ इवेंट में बेबी पैदा होते ही क्या प्लेसेंटा भी बाहर आएगा? नो। तो क्या कॉर्ड अभी भी जुड़ी है? क्या उस कॉर्ड को काटना है? और उस कॉर्ड को काटना है। तुम्हें मालूम है, इस कॉर्ड को काटने के चक्कर में कई बार टिटनेस होता है। गांव के लोग इसे हसिया से काट देते हैं, खुरपी से काट देते हैं, और जिसमें टिटनेस होने के चांसेस रहते हैं। और तुम वो डॉक्टर बनोगे जो बताओगे क्लीन थ्रेड, नई ब्लेड। कैसी ब्लेड? नई ब्लेड से इसे कट करना चाहिए, ताकि क्या बच सके? टिटनेस। Got my point? और उसके बाद कौन बाहर आ जाएगा? प्लेसेंटा। और जब प्लेसेंटा बाहर आ जाएगा तो बर्थ पूरी होगी आफ्टर बर्थ के साथ, और इस तरीके से पार्चुरेशन पूरा होगा। कितने महीनों के बाद ये इवेंट हुआ? 9 महीने। और जब बेटा 9 महीने हो गए, उसके बाद माँ अभी संभल नहीं पाई है, और मदर से कहा जाता है बी अ गुड मदर। तो कह रही और क्या कर दे, जान चली गई। बोले ना बी अ गुड मदर, जो बेबी अभी अभी पैदा हुआ है, ये भाई साहब, नहीं नहीं बेटा इधर ध्यान दो, इन भाई साहब को आधे घंटे के अंदर, पहले हाफ आवर के अंदर इनका पोषण करो बाई मिल्क। किसके द्वारा? मिल्क। और मिल्क पिलाना आधे घंटे में अंदर अंदर। माँ अभी संभली भी नहीं है, वो बोलते हैं बेबी को अपने छाती से लगाओ ताकि वो मिल्क बन सके। ये जो मिल्क का बनना है, इसको इमोशंस के साथ क्यों जोड़ा जाता है, बस वही पढ़ाने जा रहा हूं। एंड दैट इज नोन एज लैक्टेशन। बोलो क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। माँ जब अपने बेटे को दूध पिला रही है, इस पूरे प्रोसेस का नाम है लैक्टेशन। और आजकल के जो हॉस्पिटल हैं वो कहते हैं कि पहले आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। अब ध्यान सुनो, व्हाट इज लैक्टेशन? बोलते हैं जब प्रेगनेंसी 5वें महीने में होती है, बर्थ की प्रेगनेंसी पता नहीं, सुनी लियो तो बस ध्यान सुन लो। जब प्रेगनेंसी 5वें महीने में होती है, इस दौरान तक आते आते एंटीरियर पिट्यूटरी, कौन सी? एंटीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन निकालने लगती है, इसका नाम है प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन? और 5वें महीने के आसपास ही प्लेसेंटा, बोलो कौन? प्लेसेंटा भी एक ऐसा ही हार्मोन निकालने लगता है, नाम है HPL। किसी को याद है? व्हाट इज HPL? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इट इज नोन एज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। देखो बच्चों,
ये जितने लैक्टिन शब्द हैं, लैक्टिन लैक्टिन, ये एक शुगर की तरफ आपका इशारा करते हैं, दैट इज नोन एज लैक्टोज। बोलो कौन सी, फिर से बोलो। और ये लैक्टोज शुगर इज अ मिल्क शुगर। बोलो कौन सी शुगर, मिल्क। तो जहां पर भी तुम्हें लैक्टिन शब्द मिल जाए, याद रखना मिल्क से रिलेटेड है। बताओ कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन, HPL। बोलो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। लैक्टो मतलब लैक्टोजेन मतलब जनरेट। प्रोलैक्टिन और लैक्टोजेन ये मदर की मेमोरी ग्लैंड पे जाकर एक्ट करते हैं। मेमोरी ग्लैंड, और यहां पर मिल्क सिक्रीशन शुरू करते हैं। फिर से बोलो, मैंने क्या बोला, फिर से बोलो। हाँ, सिक्रीशन बार बार मत पूछना, मुझे फिर इरिटेशन होती कि सर सिक्रीशन क्या होता है, इजेक्शन क्या होता है। फिर से सुन लो, मिल्क सिक्रीशन, या फिर इसी को बोलते हैं मिल्क फॉर्मेशन। पूरा रूट मैं तुम्हें सिखा दे रहा हूं, सिखाऊं। बोलो, यहां पर थी एल्वुलाई, क्या थी, फिर क्या थी, मेमोरी डक्ट्यूल, याद आया। फिर एम्पुला, मेमोरी ट्यूब्यूल, उसके बाद मेमोरी डक्ट, उसके बाद एम्पुला, फिर उसके बाद लैक्टिफेरस। तो बताओ सब जगह मिल्क बनता है कि केवल एल्वुलाई में, एल्वुलाई। एल्वुलाई की जो सेल्स है वो मिल्क बनाने लगती है। मिल्क बनाना इज नोन एज मिल्क सिक्रीशन। लेकिन ये मिल्क जो होता है वो इन डक्ट और बेटा एम्पुला में भरा रहता है, बाहर नहीं आता। याद रखना कि जिस समय बेबी पैदा हुआ है, मे भी मिल्क सिक्रीशन चालू हो गया हो, मे भी, मैं कोई गारंटी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बेटा HPL और प्रोलैक्टिन है। लेकिन मिल्क इंजेक्शन तब तक चालू नहीं होगा जब तक मां अपने बच्चे को अपने छाती से नहीं लगाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे मां अपने बेबी को अपनी छाती से लगाती है, इट क्रिएट इमोशंस। क्या क्रिएट करते हैं? इमोशंस। इमोशंस गोज इनटू ब्रेन। कहां पर गए? ब्रेन। और ब्रेन से क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कौन सी पिट्यूटरी? पता नहीं, सुन नहीं रहा। कौन सी पिट्यूटरी? और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकला ऑक्सीटोसिन। अभी पहले थोड़ी देर निकला था, क्या इसी ने बर्थ किया था? इसी हार्मोन ने अभी यूट्रस को कांटेक्ट कराया था। पर अभी यही हार्मोन दोबारा पैदा हो रहा है जब मां इमोशंस के साथ बच्चे को अपनी छाती से लगा रही है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ये जो ऑक्सीटोसिन है, इट इज नोन एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। बोलो क्या है? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। सो व्हेन बेबी सकल्स द निप्पल, और इस निप्पल के सकल्स करने की वजह से इमोशंस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन, तो जो मिल्क सिक्रीट हुआ था वो इजेक्ट होने लगा। क्या होने लगा? इजेक्ट। तो बताओ, मिल्क इजेक्शन और मिल्क सिक्रीशन एक ही बात की अलग अलग? बताओ, मिल्क सिक्रीशन के लिए कौन से हार्मोन? प्रोलैक्टिन और HPL। व्हाट इज प्रोलैक्टिन एंड HPL? दे आर फॉर मिल्क सिक्रीशन, लेकिन फॉर मिल्क इजेक्शन इट इज ऑक्सीटोसिन। फिर से बोलो। और यही वो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन है जो बदतमीज गाय वाले, भैंस वाले जिन्होंने पाल रखी है, वो लोग लगाते हैं अपनी गाय और भैंस को। तुमने देखा होगा, तुम किसी तबेले में गए या किसी गाय वाले के पास गए, मिल्क लेने, दूध लेने गए, तुमने कहा भैया इस भैंस का तो बच्चा मर गया है। हाँ, बच्चा मर गया है। अब बताओ इससे दूध कैसे निकलेगा? तो बच्चे को देखेगी नहीं, इमोशंस पैदा नहीं होंगे, और इमोशंस पैदा नहीं होंगे तो बताओ ऑक्सीटोसिन बनेगा नहीं। ऑक्सीटोसिन बनेगा नहीं तो ये तो गाय आपकी दूध नहीं देगी। बोले ठीक है, इमोशन ना पैदा हो, हम इंजेक्शन मार मार के इमोशन पैदा करेंगे। तो वो जो इंजेक्शन लगाता है दूधिया अपनी गाय को, भैंस को, उसमें क्या होता है? और ये ऑक्सीटोसिन लगाते ही मिल्क क्या करने लगता है? फॉर्मेशन की इंजेक्शन, इजेक्शन, and that's why it is known as milk ejection hormone. बोलो क्या नाम है? Milk ejection hormone. तो lactation is totally a emotional process.
इसलिए कई मदर शुरुआत के 2-3 घंटे तक कहती मिल्क बन नहीं रहा तो क्या पिलाएं, जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो इतनी पेन में होती है कि शुरुआत में 1-2 घंटे तक उनको इमोशंस पैदा ही नहीं होते, उनको लगता पहले थोड़ा रुको फिर देखते हैं। फिर जब वो कई बार ये काम करते हैं उसके बाद आपको मालूम है कि मिल्क बनने लगता है, और मिल्क बनने से रिलेशन है इमोशंस का, और इमोशन से पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन। ओके, तो बोलते हैं कि जो पहला मिल्क है मम्मा का, इट इज हाईली न्यूट्रिशियस। क्या नाम है इसका? कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर। और बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। टू चाइल्ड। बोलते हैं इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत होता है, इवन इसमें एंटीबॉडीज भी होती हैं। क्या होते हैं? किसी को मालूम है कौन सी? यस, वेरी गुड, इट इज इम्यूनोग्लोबिन अल्फा, IgA। कोलेस्ट्रॉम नाम का मिल्क जो है वो पहला मिल्क है डिलीवरी के बाद, बच्चे की डिलीवरी के बाद फर्स्ट मिल्क है, जिसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत होता है और एंटीबॉडी भी होती हैं, और इन एंटीबॉडी को हम लोग बोलते हैं IgA। वन थिंग मोर, जो ह्यूमन मिल्क है, ह्यूमन मिल्क, उसमें फैट कंटेंट बहुत कम है, इज लेस, वेरी लेस। लेकिन वहीं तुम गाय और भैंस का मिल्क अगर बच्चे को पिलाओगे तो फैट कंटेंट कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। इसीलिए आजकल बोला जाता है कि ऊपर का दूध, बाहर का दूध बच्चों को ना पिलाएं, क्योंकि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम वो ह्यूमन का बच्चा है, और ह्यूमन का बच्चा वो गाय का दूध क्यों पिए? गाय का दूध तो गाय के बच्चे के लिए है, भैंस का दूध तो भैंस के बछड़े के लिए है, भैंस के बच्चे के लिए। और यहाँ पर जो दूध है वो बेटा मम्मा का दूध बच्चे के लिए। मम्मा काम पे जाना चाहती है, मम्मा नहीं दूध पिला पा रही है तो कहती गाय का दूध पिलाओ, लेकिन गाय या भैंस के दूध में फैट कंटेंट कम की ज्यादा है? ज्यादा। इसीलिए कुछ बच्चों को डायरिया शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? डायरिया। तो बाहर का मिल्क पिलाने से बेहतर है उन्हें अपनी माँ का ही मिल्क मिले। इसीलिए एक मुहिम चलाई गई इंडिया में कि पहले 6 महीने, फर्स्ट 6 मंथ, बच्चे को केवल मदर मिल्क चाहिए। और इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव। गांव में ये प्रथा है कि बच्चे को पानी वानी भी पिलाते हैं, लेकिन हम डॉक्टर ये बोलते हैं कि पहले 6 महीने तक बच्चे को पानी की जरूरत भी नहीं। इनफैक्ट प्रैक्टिकली इस बात को 6 महीने तो नहीं, लेकिन 4 महीने तक तो 100% मानना चाहिए। पहले 4 से 5 महीने बच्चे को बाहर का पानी भी नहीं पिलाना चाहिए, कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए, केवल मदर मिल्क पिलाना चाहिए, ब्रेस्ट मिल्क पिलाना चाहिए। इससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होगा। और याद रखना, तुम्हें मालूम है आपकी बॉडी में 2 ऐसी कोशिकाएं हैं जो फिर बाद में डिवाइड नहीं होती। एक है हार्ट और एक ब्रेन। एक हार्ट और एक, तो बताओ ब्रेन और हार्ट का डेवलपमेंट शुरुआत में जितना हो गया, बाद में बताओ नर्व क्या बाद में डिवाइड हो सकते हैं? नहीं। इसलिए शुरुआत का जो ब्रेन डेवलपमेंट है उस दौरान न्यूट्रिशन की कमी हुई तो ब्रेन का डेवलपमेंट बढ़ेगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। तो हम ये चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? तो इतिश्री 3य अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।